सभा इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में हम बांग्लादेश की सरकार और जनता के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। सदस्यगण, यह सभा सऊदी अरब के जेद्दा, काथिफ और पवित्र शहर मदीना में 4 जुलाई 2016 को हुए घृणित आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा करती है। हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं तथा घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत किसी भी स्वरूप में आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब के साथ निकट और सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय, फ्रांस के नीस शहर में 14 जुलाई 2016 को जब लोग फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मना रहे थे, एक आतंकी हमले की घटना हुई। इस कायरतापूर्ण हमले में बहुत से बच्चों सहित 84 से अधिक लोगों की जान गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हम दुख की इस घड़ी में फ्रांस के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। हम इस हमले के पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना और मृतकों एवं घायलों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं और जिस प्रकार वे इस संकट का साहस से सामना करते हुए मानवता के शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए और अधिक मजबूत एवं दृढ़ता के साथ सामने आए हैं, उसके लिए हम फ्रांस की सरकार और वहां की जनता का दृढ़तापूर्वक समर्थन करते हैं। ये आतंकवादी हमले आतंकवाद के अभिशाप से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा ठोस कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। हम विश्व समुदाय से आतंकवाद के प्रति शून्य समर्थन की नीति, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाने और पूरे विश्व से आतंकवाद के भय का सामना करने और उसका उन्मूलन करने का पुनः आह्वान करते हैं। यह सभा इन दुखद घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है, जिसके कारण मृतकों और घायलों के परिवारों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। अब यह सभा दिवंगतों के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी। ओम शांति। जी खड़गे जी, आज क्या हो गया? नहीं, अभी क्वेश्चन मैं आपसे प्लीज मैं आपके चेंबर में आके अभी रिक्वेस्ट किया था, रूल 56 के तहत मुझे एक 5 शब्द बोलने के लिए आप अनुमति दें, क्योंकि इस सदन में सबके नोटिस को लाना ये जरूरी है कि रिपीटेड मैलिशियस अटेम्प्ट्स टू डिस्टेबलाइज इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन creates an apprehension among the people of the country. Yes, I will allow जो you. उत्तराखंड में ऐसा हुआ, अरुणाचल में हुआ, after question hour, please. तो इसीलिए पहला अगर आप So now, yeah, I will allow you. I will allow you also in 0 hour, not now. Yes, please. I will allow you, करके जी. Now question number 21, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी. जनार्दन सिंह महोदय, 238 yes. विवरण सदा पर रख दिया गया है। हाँ, मिनिस्टर। हाँ बोल, हमने कर दिया। ओके जी, पूछिए। महोदया, हाँ, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का बड़ा ही विस्तार तरीके से उन्होंने उत्तर दिया है और जिन जिन बिंदुओं को मैं अपने माध्यम से पूरे देश के सामने लाना चाहता था, कोई भी बिंदु उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में
मैं एक आधे बातें और माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस स्थिति में जहां अभी भी भंडारण ने की कमी के वजह से आज भी जो बड़े पैमाने पर खाद्यान्न सड़ रहे हैं वह जनता के बीच में वितरण के योग्य नहीं है, हमें लगता है कि उसके लिए अभी वर्तमान में माननीय मंत्री जी जो इन्होंने साइलो के जो भंडार है जो क्षमता वाले उसको इन्होंने लिया भी है जैसा उन्होंने वितरण में दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या एफसीआई ने अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष साइलो के निर्माण हेतु क्या कोई रोड मैप तैयार किया है? खास करके बिहार जहां से मैं आता हूं इसकी क्या स्थिति है? यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार भारी वर्षा हो रही है और वर्षा के कारण किसानों के मनोबल भी बढ़े हैं, यानी बड़े पैमाने पर उपज भी होने वाला है, खाद्यान्न का उपज भी होने वाला है। तो इस स्थिति में जो खाद्यान्न और बढ़ेंगे उसको भंडारण करने के दिशा में आज माननीय मंत्री जी साइकिलों के निर्माण के दृष्टि में और क्या कदम उठा रहे हैं और विशेष करके बिहार में भंडारण की कमी न रहे इसके दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज बहुत अच्छी बात है। उसी जगह से बोलने की अनुमति मांगूंगा क्योंकि मेरे मंत्री जी इधर विराजे हैं। यस। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से धन्यवाद अर्पित करूंगा कि क्वेश्चन पूछने वाली जगह से जवाब देने वाली जगह बैठाया। दूसरा मैं आपको और आप मेरे मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज जवाब का पहले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अवसर दिया। माननीय सदस्य ने जो बात कही है यदि वो बात बहुत अच्छी निकले तो मैं सोचता हूँ भारत के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अच्छी वर्षा होना और खाद्यान्नों की उपलब्धता ज़्यादा होना ये अच्छी बात है। यदि उसमें कुछ खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि बशर्ते है खाद्यान्नों की मात्रा ज़्यादा आ जाए जो आपने कहा अच्छी वर्षा के। मैं माननीय सदस्य अवगत कराना चाहूँगा कि आज की तारीख में कोई खाद्यान्न जो है भंडारों की कमी के कारण किसी प्रकार की नुकसान नहीं हो रहा है। We have capacity of 811.92 lakh metric tons और 812 लाख मेट्रिक टन के करीब हमारे पास कैपेसिटी है, जबकि हमारे पास में मैक्सिमम भंडारण के लिए जो प्रोक्योरमेंट हुआ है नॉट मोर देन 650 650 एक साल था 2011-12 उस समय ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि भंडारण कैपेसिटी का अभी भी नॉट मोर देन 77% से ज़्यादा आज तक उपयोग नहीं हुआ। इसलिए कैपेसिटी कोई खराब कैपेसिटी के कारण नहीं है या इनका ये सोचना है। इसके बावजूद भी क्योंकि हमारे पास में कुछ भंडारण के लिए ओल्ड साइलोज थे जो सीमेंट कंक्रीट के बने हुए थे, नाउ दे आर इन डाइलेपिटेड पोजीशन और उनकी जगह हमारा जो एक रोड मैप तैयार हो रहा है और उस रोड मैप के आधार पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि शांता कुमार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और उसमें यह निर्णय हुआ था कि स्टील के लेटेस्ट साइंटिफिक तरीके के बने हुए साइलोज हो जिसमें खाद्यान्न बिल्कुल ख़राब नहीं हो, और ये कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, इनका यूज़ किया जाएगा। हालांकि साइलोज के बारे में 2005 के अंदर बात आई, 2007 से साइलोज बनना भी शुरू हुआ पीपीपी मोड के तहत, और आज की तारीख में 5.5 लाख मैट्रिक टन जो है साइलोज के अंदर खाद्यान्न काम में भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे साइलोज बनाए हैं करीब 4.5 लाख मैट्रिक टन के, वो रोड लाइन रेलवे लाइन के साइड में नहीं है लेकिन साइलोज बने हुए हैं। और जहाँ तक रोड मैप का है, क्योंकि मैं अभी इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि दैट इज़ अंडर पाइपलाइन। इवन देन साइलोज का जो रोड मैप है, क्योंकि उच्च हाई लेवल कमेटी और हाई पावर कमेटी ने रिकमेंड किया था एटलीस्ट 100 लाख टन के साइलोज बनाए जाएं, और उसी के आधार पर विभाग ने प्रस्ताव तैयार किए हैं कि किस कहाँ साइलोज बनाए जाएंगे और उनके ऊपर किस प्रकार से भंडारण किया जाएगा। तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा, फर्स्ट फेज़ के अंदर 5 लाख टन के साइलोज करीब बन के तैयार हुए हैं, सेकेंड फेज़ के अंदर 30 लाख टन तक पहुंचाना है, टोटल 100 का है, यानी 2019-20 तक साइलोज के अंदर 100
100 लाख मैट्रिक टन का जो है आपका पूरा भंडारण होगा। ये साइलोज की स्थिति है। और मैं अवगत कराना चाहूँगा, जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी भी हमारे बिहार से आ रहे हैं। फर्स्ट फेज़ के अंदर 2.5 लाख टन भंडारण के साइलोज बनाए जाएंगे। सेकेंड फेज़ के अंदर वहाँ पे 7 लाख मैट्रिक टन के साइलोज बनाए। इस प्रकार से 9.5 लाख मैट्रिक टन के साइलोज बिहार में बनाने का भी रोड मैप में है, और वो भारत सरकार और हमारी सरकार अनुमति के पश्चात इसका क्रियान्वित होगी। ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा मेरे। वेरी गुड जी। महोदया, हम सब ये जानते हैं कि भारत खाद्यान्नों का, फलों और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में एक अपना अलग स्थान बनाए हुए है, और ये लेकिन आज भी अपने इस देश के 60% से ज़्यादा कृषि पर निर्भर कर करके अपने जीवन यापन करते हैं। और महोदय, उस दृष्टि से उनको उचित भंडारण न रहने की वजह से उनको सस्ते दरों पर अपने खाद्यान्नों को, फलों और सब्जियों को बाजार में बेचना पड़ता है। महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने जैसा अपने उत्तर में क और ख में कहा है कि समस्त सावधानियों के बावजूद भंडारण के दौरान कीटों के प्रकोप, गोदामों में लीकेज, वर्षा बाढ़ में भीगने के कारण खाद्यान्नों के कुछ मात्रा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। महोदया, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त वर्षों में क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों के लिए क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की है? अगर हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्योंकि यह जहां लीकेज है, जहां आज भी उनको भंडारण की सही क्षमता या फिर बाहर उसको सही रख रखाव नहीं किया जा रहा है, इसके कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारी उसमें दोषी जरूर हैं, और जिसकी वजह से हजारों टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष से सड़ रहे हैं, गल रहे हैं और आम जन के बीच में जाने के योग नहीं है। तो क्या इस पर अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कुछ मापदंड तय किया है कि किनके वजह से यह खाद्यान्न नष्ट हुए हैं, और तय जो किया है तो उसमें कितने अधिकारी कर्मचारी अभी तक आए हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई है? महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो बातें अलग अलग, फल और सब्जियां और इसके अलावा खाद्यान्नों में जो खराबा हो रहा है और उत्पादन के साथ में ये जो डैमेज जो हो रहा है उसके बारे में चिंता जताई है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक फल और सब्जी का मामला है वो हमारे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक खाद्यान्नों का मामला है इसमें मैं माननीय सदस्य महोदय से अवगत और अनुरोध करना चाहूँगा कि खाद्यान्नों में जो खराबा हुआ है ये अलग अलग वर्षों के अंदर 2013-14 में निश्चित रूप से करीब 25,000 मैट्रिक टन का खराबा हुआ था। उसके बाद में 2014-15 के अंदर कम हुआ, दैट इज़ अराउंड 19,000, और 2015-16 के अंदर जब गवर्नमेंट के आने के बाद में और ज़्यादा सचेती लाई गई, इसमें ज़्यादा चिंता व्यक्त की गई और ज़्यादा कार्य सुचारू रूप से करने की कोशिश की गई। इसके कारण 2015-16 के अंदर दैट केम अराउंड 3,100 और 2016-17 के अंदर 4,000 का करीब रिपोर्ट आई है। इस प्रकार से खराबा रिड्यूस होता जा रहा है। खराबे के दो कारण हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक बिकॉज ऑफ द फायर, बिकॉज ऑफ द फ्लड, बिकॉज ऑफ द हेवी रेंस, इस कारण से कई बार खराबा हो जाता है। और बायोटिक के अंदर जो पेस्ट इंसेक्ट्स हैं, इसी प्रकार से आपके सीलन आ जाती है, उससे फफूंद वगैरह पैदा हो जाती है। तो ये फिर भी साइंटिफिक रीजंस को अपनाते हुए भी, और जहाँ पे लगा कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज़, वी कांट टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स, but where there is a lacuna on the part of the employees, the government has taken strict action और 153 पर्सन्स के खिलाफ में पिछले 2-3 साल के अंदर 2013 से चार्जशीट वगैरह इशू की गई। इसमें 2 जनरल मैनेजर रैंक के आदमियों को टर्मिनेट कर दिए गए, सेवाओं से मुक्त किया गया। 31 लाख रुपए रिकवरी के वसूल किए गए। इसी प्रकार से 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सर्विस, 18 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सर्विस जो है आपका, उनकी जो सैलरी रेड्यूस कर दी गई।
इंक्रीमेंट रोकेंगे तो वी हैव द डिपार्टमेंट इज टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज पर्सन्स who were who adopted the negligence, who were not care about all these things. तो पूरा उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। और आगे क्योंकि मैंने बताया साइंटिफिक तरीके से साइलोज वगैरह का और जो पुराने हमारे भंडारण हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि उनको सुधारने की बजाय उनकी जगह नया बनाने की भी कोशिश की जा रही है। और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा, सदस्य महोदय, क्योंकि बिहार के पूर्व मंत्री भी हैं, इसलिए उनसे अवगत कराना चाहूँगा कि अच्छा कार्य करेंगे और किसी भी कम से कम नुकसान हो। अभी आप देखेंगे 2016 के अंदर 0.01% खराबा हुआ टोटल प्रोक्योरमेंट का, जहां लाखों मैट्रिक टन जहां प्रोक्योरमेंट किया जाता है उसमें 0.01% इज नेग्लिजिबल। इवन देन वी आर नॉट हैप्पी कि ऐसा होना चाहिए, कभी नहीं होगा और इसके लिए कोशिश की जाएगी। थैंक यू। धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम आने के बाद अध्यक्ष जी इस मंत्रालय की भी और मंत्रालय में विशेषकर एफसीआई की भूमिका बहुत बड़ी है। और माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में भी स्वीकार किया कि 2015-16 और 16-17 में अनाज कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब हुआ है। तो मंत्री जी विस्तार से आपने जवाब दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माननीय मंत्री जी, ये सदन भी और पूरा देश चाहता है कि इस देश के अंदर अनाज किसी भी कीमत पर एक दाना भी खराब ना हो। ये पूरे देश की इच्छा है। हमारी शुभकामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं कि आप उसमें सफल हों। लेकिन माननीय मंत्री जी, अभी आप इसमें सफल नहीं हैं। 15-16 और 16-17 में आपकी खराबी बढ़ी है। ये सही है कि 13-14, 14-15 में घटी थी, लेकिन आगे बढ़ी है, इसको रोकने की ज़रूरत है। जहाँ तक अध्यक्ष जी मेरे स्पेसिफिक सवाल का मसला है, माननीय अध्यक्ष जी, देश के अंदर सबसे बड़ी अगर तादाद है जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश की है। और जो साइलोज बनाने के लिए माननीय मंत्री जी आपने टारगेट निर्धारित किया है, वो जब मैंने आंकड़ा पढ़ा तो बहुत अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश को आपने काफ़ी नीचे रखा है ज़रूरत के हिसाब से। इसलिए मेरा स्पेसिफिक सवाल माननीय मंत्री ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर साइलोज के माध्यम से आप भंडारण की क्षमता बढ़ाएंगे या नहीं, और बढ़ाएंगे तो उसका रोड मैप क्या है और कब तक बढ़ाएंगे? सर, अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हमारे पास में 100 लाख टन का टारगेट है और 100 लाख टन के टारगेट में जो सबसे ज़्यादा उपज जो होता है हरियाणा पंजाब में होता है। तो पंजाब में 24 लाख टन का है, मध्य प्रदेश में 10 लाख टन का है, महाराष्ट्र में 50,000 टन का है, बिहार में 5 लाख टन का है, हरियाणा में 6.50 लाख टन का है, आंध्र प्रदेश में 5 लाख टन का है, उत्तर प्रदेश में 5 लाख टन का है योजना, पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख टन का है, गुजरात में 2 लाख टन का है, उड़ीसा में 2 लाख टन का है और राजस्थान में जो है वो एक पॉइंट जो है 1.25 लाख टन का है। तो उत्तर प्रदेश में जो है टोटल गोदाम की जो क्षमता है वो 64,53,000 टन का है और एफसीआई का जो है 50,43,000 टन की जो है क्षमता है और जिसमें से राज्य सरकार का जो है 14,12,000 टन का क्षमता है। अभी वहाँ पीजी स्कीम के तहत जो है हमने जो है 15,50,000 टन का जो है स्वीकृत किया जा चुका है, 12 लाख टन का निर्माण हो चुका है और जो 2,73,000 टन हैं वो निर्माणाधीन हैं और इसके अलावे 12 लाख टन के साइलो बनाए जाएंगे। चाहिए 26,67,000 टन जो 4 माह के आवंटन के लिए और सालाना 46,10,000 टन की आवश्यकता है। तंबी दुराई जी, आप कुछ पूछना चाहते? यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? Yes. Madam Speaker, Honorable Minister has given the figures regarding the production of the rice and procurement. Everything he has given. Annex number 5 he has given. Madam, we know very well the farmers are taking lot of efforts to produce their goods.
At the same time, marketing is the main problem, because that is why government is coming forward to procure and distribute the things to the common people. In this connection, if you take in Tamil Nadu, what is given 2012-2013, production is 40 lakh tons is given, but procurement is 4.81. The same way, if you take 2013 and 14, production is 53.50, procurement 61.84. The same way, if you take 2014 and 15, 57.728 production, procurement 10.51. Next, if you take 2015 and 16, 75.09 tons, but procurement 11 tons. So what I am asking already I met the Honorable our Minister regarding this procurement. Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has written letter to the Ministry. To central government has come forward, and the FCI has to come forward to procure the paddy and has to be stocked. Make stock. Because if you are procuring more in Punjab and Odisha like that, you are distributing that product, that things in Tamil Nadu area. But what about the other farmers producing there? If you are dumping all these things to that state, but their production cannot be marketed. Therefore, the problem the farmers are facing, they could not market the product. That is why we are requesting, Honorable Chief Minister requested, the central must come forward to procure not only Delta area and other areas also. In that connection, I met and requested him. Minister was kind enough to give order, but nothing has happened afterwards. That is what I want to know. What are the steps government to take come forward to procure the production of rice and paddy as requested by Honorable Chief Minister Tamil Nadu? और अध्यक्ष जी, दो तरह के एस्टेट हैं। एक डीसीपी एस्टेट है जो स्वयं खरीदता है और वही क्या जो लोगों की आवश्यकता है उसके मुताबिक वो बांटता है। यदि एक्स्ट्रा आवश्यकता होता है तो हम लोग देते हैं। और जो एक नॉन डीसीपी एस्टेट्स क्या कहते हैं कि हैं जहां एफसीआई भी खरीदता है, लेकिन हमने एफसीआई को कहा है कि जो डीसीपी एस्टेट्स हैं वो भी यदि चाहें तो कह सकते हैं हमको, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम माननीय सदस्य को सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे अंदर में चावल और गेहूं दो मात्रा है। देश का किसान किसी भी कोने से जो भी बेचना चाहे बेच सकता है, जितना बेचना चाहे बेच सकता है। हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हम 1,30,000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं और उससे भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी तो देंगे, उसमें कहीं कोताही की बात नहीं है। एम श्रीनिवास राव। Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity. Food Corporation of India is a big organization. It is purchasing quality food grains and distributing the same through the PDS in the country. Madam, recently we have read in the newspaper that contract workers working in the FCI have become a crorepati's and FCI is not going to engage them further. This is a good decision. FCI should have a transparency policy. So I would like to know from the Honorable Minister the details of a storage capacity for food grains in my Andhra Pradesh state. Are there any additional capacities being created in the new state, both in the public sector and the private sector? Thank you, Madam. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को चूँकि अलग अलग जो है डाज हुए हैं तो मैं उनका भेज दूंगा पत्र। श्री जगदम्बिका पाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अनुमति दी। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार सब्सिडी देने के लिए तैयार है और किसान जितना भी उत्पादन होगा उसको हम खरीदने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर से भारत सरकार का खाद्य मंत्रालय और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दो कार्यक्रमों के लिए खरीद करती है। एक तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या अदर वेलफेयर स्कीम OWS में। तो एक तो उद्देश्य इनका यह है कि देश की जनता को राज्यों की मांग की आवश्यकता के अनुसार जो उच्चतम एक स्टॉक का स्तर हो, 4 माह में जो आवश्यकता हो उसके अनुसार आप स्टॉक का भंडारण करते हैं। और दूसरा कि देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। अभी थम्बी दुरई जी ने भी वो बात उठाई कि आखिर 2 बातें महत्वपूर्ण है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, जो उनकी चाहे रबी की खरीफ की फसल हो और या हमारे पीडीएस की जितनी आवश्यकता हो। लेकिन आज किसानों की खरीद न होने के कारण आज उन किसानों को बिचौलियों को बेचना पड़ता है,
उत्तर प्रदेश में आज उन किसानों को निश्चित तौर से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार घोषित करती है, उसके बजाय उन्हें कहीं लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे लोगों को का एक्सप्लॉयटेशन किसानों को होता है। और इसका साफ स्पष्ट आंकड़ा मैं जानना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में 12-13 में 144.16 लाख टन पैदा हुआ, केवल 22 लाख आपने भंडारण किया। इसी तरह से 13-14 में 146 लाख के सापेक्ष केवल 11 लाख का भंडारण किया। 14-15 में 121 लाख के सापेक्ष 16 लाख किया और 15-16 में 125 लाख के सापेक्ष 29 लाख किया। तो क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में कोई उपाय आप करेंगे कि किसान का प्रोडक्शन मान लिया इतना राइस का है और 1/4 भी नहीं खरीदा जा रहा है, तो वो किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए बिचौलियों को बाध्य हैं। तो इस संबंध में हमारा खाद्य मंत्रालय कौन सा कदम उठाएगा? और आपने खुद माना है कि जितना आपकी भंडारण क्षमता है उससे कम स्टॉक है। तो आखिर अगर ये है तो इसके बावजूद भी पिछले साल अगर 3,115.684 लाख टन का नुकसान हुआ था, तो इस बार 16-17 में 4,383.259 लाख का क्षति हुआ। तो पिछले साल की तुलना में अगर फिर क्षति हो गई तो खाद्यान्न का फिर क्या उपाय किया एफसीआई ने? कम से कम पिछले साल की तुलना में जो खाद्यान्न की क्षति थी वो कम खराब होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये अनुभव लिया जाए कि पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुआ, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? उन अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे? तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने एक तरफ कह दिया साइलोज हम बना रहे हैं, किसानों के उत्पाद को रखने के लिए हम उनकी सुनिश्चित जिम्मेदारी निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे वो साइलोज बने, उसके संबंध में जो उपाय है अब आप सुन लीजिए, इसके संबंध में जो उपाय है उसमें कौन से कदम उठा रहे हैं? अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने कहा कि दो तरह के स्टेट हैं। एक स्टेट है जहां राज्य सरकार स्वयं खरीदती है और दूसरा स्टेट है जहां राज्य सरकार और एफसीआई दोनों खरीदती है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार और केंद्र दोनों मिलकर के खरीदने का काम करती है और एचएलसी की सिफारिश है जिसमें प्राइवेट जो बॉडीज हैं उनको भी लगाया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन, मैंने अपने जवाब में पूरा अध्यक्ष महोदय में छिपाता नहीं हूँ, जितना जवाब है इसके बाद कोई सप्लीमेंट्री का जो है कोई वचित क्या कहते हैं कि नहीं था। लेकिन आप यदि देखेंगे तो चावल का उत्पादन 2015-16 में 1030 लाख टन जो है हुआ, 2014-15 में 1054 लाख टन था और खरीद हुई 320 लाख टन। तो उत्पादन एक अलग चीज़ है, खरीद एक अलग चीज़ है। तो हम प्रोक्योरमेंट जो करते हैं हम अपने द्वारा भी करते हैं, जो प्रोक्योरमेंट करते हैं 10% हम करते हैं, 90% राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार को हम पैसा देते हैं। तो दोनों मिला करके हम लोगों ने हमने कहा है कि ऐसी योजना बनाओ कि देश में कोई भी किसान, एक भी किसान नहीं बचे, क्योंकि हमारे पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एफसीआई के पास में कि हम जो है सैकड़ों सेंटर खोल करके, परचेजिंग सेंटर खोल के खरीद सकते हैं। तो राज्य सरकार के सहयोग से और केंद्र सरकार मिलकर के हमारी योजना रहती है कि कोई भी ऐसा किसान नहीं बचे जिसका एक दाना अनाज भी नहीं खरीदा जाए। ये हमारी योजना हमेशा रहती है और इस पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 श्री डी के सुरेश। क्वेश्चन नंबर 22। यस मिनिस्टर। प्रश्न का उत्तर सदन पटल पर रख दिया गया है। Thank you, Madam Speaker. Wild boar menace is a very high in the country. Almost every state, including Karnataka, are facing the problem. Farmers are already in a distress due to number of problems. Crop damages by wild boars is pushing farmers from bad to worst condition. Every year, thousands of crores of rupees losses are reported due to damage of standing crops. I would like to know from the Honorable Minister whether the Union government has received any representation from Karnataka seeking permission for killing or hunting wild boars in farmland in order to protect the standing crops and prevent the losses to our poor farmers. If so, what steps are taken by the government to put an end to wild boar menace? Thank you, madam. Very good. माननीय अध्यक्षा जी, देश के 5 राज्यों से पशु और मनुष्य इसके बीच में जो वर्ग संघर्ष है उसके लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।
कर्नाटक सरकार से भी प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ एक दो बातें स्पष्ट करना जरूरी है कि पशु को मारने का कोई आदेश केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार ने उसे मांगा भी नहीं है। बेसिकली उसे एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट्स में मैनेजमेंट कैसे करना है इसको लेकर के पूछा गया था कि हम क्या करें। तो उसके अंदर दिसंबर 2015 में केंद्र सरकार ने अपने पत्र में ये स्पष्ट किया कि इसे शेड्यूल 3 से शेड्यूल 5 के अंदर रखा जाता है और उसमें शब्द प्रयोग लिया वर्मिन। वर्मिन अर्थात ऐसा पशु जो व्यक्ति के लिए, जो किसान के लिए, उसकी खेती के लिए हानिकारक है। और बिहार के 31 जिले नील गाय से, 10 जिले सूअर से, उत्तरांचल, हिमाचल, बता उत्तर आ रहा। प्लीज आप मुझे पहला ही प्रश्न है, जरा थोड़ा देश के सारे राज्य बोलने के लिए 10 मिनट का है ना, 10 सेकंड का तो समय दीजिए। तो मैं उसको वो प्राप्त हुआ है, लेकिन भारत का 2.4 भूभाग विश्व के भूभाग की तुलना में हमारे पास है। उस पे 17% मनुष्य रहते हैं विश्व के, और 17% जिसको लाइव स्टॉक कहा, जिसको हमने पशुधन कहा, वो रहता है। तो किसी भी सरकार के सामने ये एक प्रश्न होता है कि वो 2.7, 17% और 17%, इसके बीच में ऐसा सामंजस्य स्थापित करे कि धरती भी बची रहे, उसकी फसल भी बची रहे, किसान भी बचा रहे, और उसके साथ में किसी प्रकार का पशुओं के ऊपर कोई हानि ना हो। इसलिए जो पत्र लिखा गया, उस पत्र के आधार पर दिसंबर में वो 1 साल के अंदर पूरा होगा। 1 साल बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे कि इस प्रकार के पत्रों की अन्य प्रदेशों को अगर आवश्यकता है तो उसका क्या करना है। जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। Okay, madam. I would like to draw the attention of the government that in the last 2.5 years in my Lok Sabha constituency alone about 22% was killed by elephants. Last week itself in Kabbadu village in my Kanakpura taluk, the elephant killed a man. Apart from this, Sundaghetta, Muggur, Kadshivnalli and Kanakpura taluk, 3 persons were killed in last 3 months. Every year about 6 to 7,000 farmers are seeking crop compensation. And around 250 cattle deaths were reported in the last 3 years. Yes. But the compensation paid by the government is very meager. Yes. Therefore, I would like to know from the Honorable Minister